हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर 2 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या कर लिया था, वीबीटी कर ली थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर ली थी, ठीक है, सीएफटी और जोन टॉलर डिस्टॉर्शन कर लिया था, स्प्लिटिंग देख ली थी, सीएफएससी वगैरह, ठीक है, और जेड इन जेट आउट ये सब कर लिया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी। क्या है एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी, ठीक है। सीएफएससी की एप्लीकेशन क्या है? तो जो सीएफएससी है ये हमें जो भी आपका मतलब लैटिस एनर्जी वगैरह और हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह में जो एबनॉर्मल बिहेवियर आता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? जैसे अगर मैं लैटिस एनर्जी का ग्राफ देखूं, लैटिस एनर्जी का भी कुछ इसी टाइप से आता है और हाइड्रेशन एनर्जी का भी इसी टाइप से आता है। तो मैं अगर लैटिस एनर्जी और यहाँ पे डी में जो आपके इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आना चाहिए, ठीक है। आपका ग्राफ कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जो आपका लैटिस एनर्जी का वो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो लैटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, ठीक है, और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आना चाहिए, लेकिन जब हमें ग्राफ ऑब्जर्व होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, वो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। ये आपका यहां पे होता है D3 के लिए, ये होता है D5, यहां पे होता है D8, ये होगा D9 और ये होगा यहां पे D10, ठीक है, यहाँ पे ये D0, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो आपका यहाँ पे कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होते हैं? यहाँ पे ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही थी ये आपकी जो कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की, ठीक है, बोर्न लैंडे इक्वेशन हमारे पास होती है जहां से हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपकी क्या थी? ये आपकी कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी थी, ठीक है। लेकिन हमने अभी अभी सीएफएससी पढ़ा है, ठीक है। एक टाइप की और की आपकी एनर्जी जो यहाँ पे रोल में आती है वो कौन सी होती है? सीएफएससी, ठीक है। सीएफएससी को हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया ही नहीं। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल दो या ऑब्जर्व बोल दो, जो आपकी ऑब्जर्व लैटिस एनर्जी होगी वो क्या होगी? जो आपकी कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी होगी प्लस में आपकी क्या होगी? सीएफएससी, ठीक है। ऑब्जर्व लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी प्लस में सीएफएससी। तो सीएफएससी का रोल भी आपका यहीं पे आता है। जैसे D1 के लिए आपकी कुछ ना कुछ सीएफएससी ऐड होगी, D2 के लिए कुछ ऐड होगी और D3 के लिए सीएफएससी क्या होगी? इन तीनों में मैक्सिमम होगी। अब D4 के लिए कम हो जाएगी, D5 के लिए जो आपकी सीएफएससी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ऐसे D6, D7, D8। अब D8 की मैक्सिमम होनी चाहिए थी, D9 की क्या आनी चाहिए थी? D9 की D8 से कम आती है, सीएफएससी कम आती है ना D8 की D9 से, सॉरी D9 की D8 से, है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे D9 आपका आगे जा रहा है, क्यों? ये आपका मेनली होता है जोन टॉलर डिस्टॉर्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपकी सीएफएससी के साथ साथ जेटीएससी भी यहाँ पे रोल में आती है। तो इस वजह से जो आपकी D9 की जो ये ऑब्जर्व लैटिस एनर्जी होती है वो D8 के मुकाबले ज्यादा आती है और उसके बाद फिर आपकी D10 की आ जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात हमें यहां से समझनी। ऐसे ही से ये आपका किसके लिए? ये मैंने 2 पॉजिटिव के लिए, मेटल 2 पॉजिटिव के लिए मैंने ये बनाया, ठीक है। ऐसे ही आप हाइड्रेशन एनर्जी का भी सिमिलर होगा। जो ऑब्जर्व हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी प्लस सीएफएससी के इक्वल होगी, ठीक है। उसमें भी 2 पॉजिटिव के लिए सिमिलर ग्राफ आएगा। लेकिन हाँ, जब आप मेटल 3 पॉजिटिव पे जाओगे, किसमें? हाइड्रेशन के केस में, तो वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होगा, हाइड्रेशन कहाँ आएगी? जब हाइड्रोजन जब वाटर उसके साथ ऐड होगा, ठीक है। हाइड्रेशन कब आएगा? जब वाटर आएगा। तो यानी कि क्योंकि हम तो
वहां आएगा वाटर। अब जो CO3 पॉजिटिव होगा, CO3 पॉजिटिव के साथ जो H2 होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है। अब CO3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका D6, अब D6 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, लो स्पिन। लो स्पिन इसकी वजह से इसकी जो CFSE होगी वो मैक्सिमम चली जाएगी, इसकी CFSE क्या चली जाएगी, मैक्सिमम चली जाएगी। बस इतनी सी बात आपको यहां से ध्यान में रखनी थी, समझ गए। चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट पे चलते हैं। एक चीज ध्यान रखो भाई, अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 70-80 घंटों का चैप्टर तुम्हें बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ बिल्कुल कराता जाऊं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम 2 या 3 घंटे में आपका 50-60 घंटे का चैप्टर 2 या 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रिवीजन के तौर पे है, ये आपकी रिवीजन हो जाएगी। और बाय चांस कुछ कंसेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से आप सारे समझ जाओगे। कवर आपका सारा हो रहा है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, लगभग सारा ही आपका कवर हो रहा है। जहां से क्वेश्चन आ रहा है वो सारी चीजें आपकी कवर हो रही है, ठीक है। हाँ, ये एक्सपेक्ट मत करना कि सर टॉपिक कराए, टॉपिक के साथ हमें 3-4 क्वेश्चन सोल्व कराए साथ में, ठीक है। अगर मैं एक टॉपिक के साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन सोल्व कराने लग गया तो टाइम कहीं और ही चला जाएगा, ठीक है, आपका एग्जाम ही होके चला जाएगा। चलो उसके बाद हम देख लेते हैं स्पाइनल्स, ठीक है। अब जो हमारे स्पाइनल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है नॉर्मल और एक होते हैं इनवर्स, ठीक है। जो आपके स्पाइनल्स होते हैं वो आपके AB2O4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसकी फॉर्म में, AB2O4 की फॉर्म में। इसके अंदर नॉर्मल के अंदर क्या होता है, एक आपका A2 पॉजिटिव, एक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है जो कि आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स में होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में होता है। और 2 आपके क्या होते हैं, B3 पॉजिटिव की फॉर्म में आते हैं जो कि आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होते हैं, ठीक है। और जो O2 नेगेटिव होता है वो आपका क्या बनाता है, वो आपका FCC स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। O2 नेगेटिव क्या बनाएगा, FCC स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इनवर्स के केस में क्या होगा, जो एक आपका B3 पॉजिटिव होगा वो टेट्राहेड्रल वर्ड में चला जाएगा, ठीक है। और एक A2 पॉजिटिव प्लस एक B3 पॉजिटिव जो होगा वो आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड में चला जाएगा, ठीक है। और जो आपका O2 नेगेटिव होगा वो आपका FCC स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये आपके नॉर्मल स्पाइनल होते हैं, ये आपके इनवर्स स्पाइनल होते हैं। अब मैंने आपका सॉलिड में बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास FCC है या हमारे पास कोई भी है जिसका वैल्यू मान ले जिसमें कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास FCC है, FCC के अंदर जो हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 2Z के इक्वल होंगे। 2Z यानी कि 2 × Z की वैल्यू FCC के लिए क्या होती है, 4 होती है, तो यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है, 8 होंगे। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, Z के इक्वल होंगे यानी कि 4, ठीक है। अब मैं इसमें अगर ऑक्यूपेंसी देखूँ कि कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई है, तो यहाँ पे देखते हैं टोटल 8 में से केवल एक ही ऑक्यूपाई है, तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कितनी है, 1/8, ठीक है। यहाँ पे आपकी कितनी है, 2 ऑक्यूपाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड आर ऑक्यूपाइड, ठीक है। और यहाँ भी आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब हमारा कितने % इनवर्स हुआ है वो भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, स्पाइनल पैरामीटर से, जो कि होता है आपका लैम्डा। लैम्डा क्या किसके इक्वल होता है, वो आपको बताता है नंबर ऑफ B3 पॉजिटिव आयंस इन टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ B3 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। लैम्डा आपका किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ B3 पॉजिटिव आयंस इन टेट्राहेड्रल वर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ B3 पॉजिटिव आयन। इसकी वैल्यू आपकी किस किस के बीच में होती है, इसकी वैल्यू आपकी 0 और 0.5 के बीच में होती है, ठीक है। और अगर मेरे को परसेंटेज इनवर्स निकालना हो, परसेंटेज इनवर्स आपका किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपका 200 लैम्डा के इक्वल। परसेंटेज इनवर्स किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपका 200 लैम्डा के इक्वल,
ठीक है, समझ गए। चलो, अगर ये समझ के तो अब हमारे पास 4 अलग अलग केस बनते हैं कि कब आपके नॉर्मल स्पाइनल्स बनेंगे और कब आपके इनवर्स बनेंगे। ठीक है, सबसे पहला है, अगर आपका AB2O4 है ना, AB2O4 में जो A2 पॉजिटिव है उसकी CFSC क्या हो जाए, उसकी CFSC 0 हो जाए। ठीक है, और B3 पॉजिटिव की CFSC क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, A2 पॉजिटिव की CFSC 0 हो जाए। ये कौन कौन से केस आएंगे, या तो क्या हो, या तो D0 या D5 के केस में होती है, या फिर D10 के केस में होती है। ठीक है, D0 में कौन आएंगे, अल्कलाई अर्थ मेटल, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, अल्कलाई अर्थ मेटल्स। ठीक है, D5 में Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, और D10 में Zn2 पॉजिटिव या कैडमियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये सब आपके केस आ जाए और B3 पॉजिटिव में कोई आपका ऐसा मेटल हो जाए जिसकी CFSC नॉन जीरो है, तब आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपके सारे के सारे नॉर्मल स्पाइनल्स बनेंगे, सारे के सारे क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस है, सेकंड केस में अगर आपका A2 पॉजिटिव की जो CFSC है वो तो हो जाए नॉन जीरो। ठीक है, और B3 पॉजिटिव की जो CFSC होगी वो आपकी क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। ठीक है, अब ये भी वही चीज है, या तो D0, ठीक है, या फिर D5 या फिर D10। ठीक है, D0 किसके केस में होगा, जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, D5 किसके केस में होगा, जैसे Fe3 पॉजिटिव हो गया, और D10 जैसे गैलियम 3 पॉजिटिव हो गया। अब इनके केस में क्या होगा, जब आपका ऐसा केस हो जाए ना, तो ये तो है आयरन, आयरन है बेचारा। ठीक है, तो जो आयरन है वो तो आपका बेचारा है। ठीक है, कैसे बेचारा है, इसको तो सारे के सारे उठा के पटक देते हैं, सभी के सभी इसको क्या करेंगे, उठा के पटक देते हैं, और उठा के इसको पटक देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड में, और इसके साथ क्या बना लेंगे, इनवर्स बना लेंगे। यानी कि आपका जब भी मेटल Fe2O4 आ जाए वो आपका क्या बनाएगा, वो आपका इनवर्स ही बनाएगा। ठीक है, ये तो आपका हमेशा क्या कराएगा, इनवर्स ही बनाएगा। अब जो एल्यूमिनियम और गैलियम है ना, ये क्या है, ये गुंडे है। ठीक है, ये दोनों के दोनों गुंडे हैं। ये बोलते हैं कि आओ कोई हाथ तो लगा के दिखाओ, ये बैठा हूं, कोई उठा के दिखा दो। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि ये बैठे हैं, उठा के दिखा दो। इसका मतलब क्या होगा, मेटल Al2O4 आ जाए या मेटल Ga2O4 आ जाए, ये दोनों क्या बनाएंगे, ये नॉर्मल ही बनाएंगे। नॉर्मल ही क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये अपनी सीट से उठने को तैयार ही नहीं है। कह रहे किसी में दम हो ना पाड़ लो, है ना, किसी में दम हो उठा के दिखा दो। तो यही बात है। तो इन अब क्या होता है, कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो, है ना, उसको एक ना एक अपने से ऊपर वाला टकरता ही है। ठीक है, तो इन्हें भी टकर गया। इन्हें कौन टकरा, इन्हें टकरा निकल। निकल क्या बोल रहा, D8 है भाई, क्या है, D8 है, CFSC मैक्सिमम, CFSC मैक्सिमम है। तो जब भी निकल आ गया ना इनके साथ, निकल क्या करेगा, उठा के फेंकेगा, उठा के पटकेगा, तो इनको क्या कर देगा, इनवर्स बना देगा। ठीक है, निकल क्या करेगा, इनवर्स बना देगा। समझ गए। चलो, उसके बाद तीसरा केस। ठीक है, तीसरा केस क्या आ जाए, अगर A2 पॉजिटिव की CFSC 0 और B3 पॉजिटिव की CFSC भी 0। अगर दोनों 0 आ जाए, यानी कि दोनों के दोनों किसके हैं, D0, D5 और D10 के केस हैं। तो बाकी तो मैंने आपको सारे लगभग बता दिया, एल्यूमिनियम, गैलियम ये सब होंगे, तो ये
नॉर्मल और इनवर्स किसके केस में बनाएंगे, एक आपका बच गया। और आयरन को सभी उठा के पटक देंगे बेचारे को, ठीक है। आयरन आ गया तो आयरन का कोई भी आ जाए MF2O4 वो क्या करेगा, इनवर्स ही बनाएगा, उसको उठा के ही पटकेंगे। केवल एक बेचारा जिंक है, जिंक को इसके ऊपर आ गई दया, ठीक है। जिंक बोलता कोई नहीं भाई, तू भी अपना भाई है, ठीक है, चल कोई बात नहीं, नॉर्मल बना ले, ठीक है। जिंक क्या करता है, इसके साथ नॉर्मल बना लेता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अपना भाई है तू भी, चल। उसके बाद आ जाता है केस 4। चौथा केस क्या आ गया, चौथा केस यानी कि दोनों नॉन जीरो, ठीक है, यानी कि A2 पॉजिटिव भी आपका CFSC क्या होगी, नॉन जीरो आ गई, और B3 पॉजिटिव की CFSC भी क्या आ गई, नॉन जीरो आ गई, ठीक है। अब ऐसे केस कौन से बचे हैं, ऐसे केस आपके यहाँ पे बचे हैं, एक तो Cr3 पॉजिटिव यानी कि D3, और एक बचा है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव यानी कि D6। अब कोबाल्ट है तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा, तो ये बना देगा लो स्पिन। तो अब इन दोनों की CFSC खुद ही इतनी आई है, तो वो क्या करेंगे, ये हमेशा ये क्या बनाएंगे, नॉर्मल ही बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, नॉर्मल ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके वही सारा स्पाइनल्स का जो था लेखा जोखा था, ठीक है, समझ गए। चलो स्पाइनल्स हुआ तुम्हारा खत्म। इसके बाद आती है आपकी MOT इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब MOT हमें कैसे हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को समझने के लिए। अब हमने एक चीज देखी थी कि जितने भी आपके जो पाई डोनर आ रहे थे ना, जब तो पाई डोनर क्या कर रहे थे, पेयरिंग नहीं करा पा रहे थे, है ना, पाई डोनर पेयरिंग नहीं करा पा रहे थे, तो वहां पे आपका क्या हो रहा था, वो सारे एज अ वीक लिगेंड की तरह काम कर रहे थे। लेकिन जब भी आपके पाई एक्सेप्टर आ रहे थे, वो सारे क्या कर रहे थे, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहे थे, ठीक है, और वो पेयरिंग करा दे रहे थे। तो ऐसा क्या है कि वो पेयरिंग करा दे रहे हैं, वो दूसरे पेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं, तो ये सब आपका एक्सप्लेन करेगी MOT, ठीक है। अब MOT मैंने आपको बताई है केमिकल बॉन्डिंग में कि वही इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने मान लिया मेटल है हमारे पास कोई, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है लिगेंड। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पहले ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास कितने होंगे, 6 लिगेंड होंगे, ठीक है। 6 के 6 लिगेंड, हम उनकी 6 के 6 जो लिगेंड होंगे, लिगेंड की जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी वो क्या होंगी, कंबाइन होंगी, ठीक है। कंबाइन होके लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यहाँ से क्या आएंगी, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है। अब जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल होगी उनकी वो क्या करेगी, वो इंटरेक्शन करेंगी किसकी, मेटल की ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। अब मेटल के पास कौन कौन सी ऑर्बिटल है, मेटल के पास एक तो है 4p ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक 4s ऑर्बिटल है, और एक 3d ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें से ये आपका एक Eg है, एक T2g है, ठीक है। और यहाँ पे आपके मेटल के पास ये ऑर्बिटल है, तो इनके साथ कंबाइन करना लिगेंड की ऑर्बिटल को। अब मैंने मान लिया यहाँ पे आपके लिगेंड है सिग्मा डोनर, ठीक है, सिग्मा डोनर लिगेंड है, 6 लिगेंड आ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, इनके साथ कंबाइन करेंगे, इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, लिगेंड की वो ऑर्बिटल जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल आया है, जो इनके साथ इंटरेक्ट करेंगी, वही इंटरेक्ट करेंगे जिनकी क्या होगी, जो सिमेट्री होगी वो सिमिलर होगी, ठीक है। यानी कि जिनकी सिमेट्री इनके साथ मैच करेगी, केवल वो ही आपस में कंबाइन करके एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगी। जिनकी सिमेट्री इनके साथ मैच नहीं करेंगी वो यहाँ पे कंबाइन नहीं करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी S के साथ कंबाइन करती है वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी होती है, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं A1G, ठीक है। A1G आपकी 4s के साथ, A1G की सिमेट्री जो है वो 4s के साथ मैच करती है, और वो इसके साथ क्या करती है, इंटरेक्शन करती है। उसके बाद जो 4p के साथ इंटरेक्शन करती है वो आपकी होती है T1U। 4p के साथ इंटरेक्शन कौन करता है, T1U। और जो आपका 3d की Eg ऑर्बिटल के साथ
मेनली किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक T2G होता है, एक EG होता है ना, EG के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, EG। ठीक है, ये आपकी आपस में क्या करती है, इंटरेक्शन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी क्या होगी, जो 4s होगी, ये मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया। ठीक है, ये आपके यहाँ से इंटरेक्शन करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी A1G और यहाँ पे A1G स्टार बनेगी। ठीक है, उसके बाद जो 4p होगी, 4p आगे इसके साथ इंटरेक्शन करेगी, यहाँ पे बनाएगा T1U और T1U स्टार। ठीक है, और यहाँ पे जो EG होगी, EG के साथ इंटरेक्शन करके यहाँ पे EG और EG स्टार बना देगा। ठीक है, और जो यहाँ पे ये T2G होगा, T2G आपकी क्या रहेगी, T2G आपकी नॉन बॉन्डिंग रहेंगी। T2G कौन सी रहेंगी, T2G आपकी नॉन बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपके जो सिग्मा डोनर होते हैं वो मेटल के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था डी की स्प्लिटिंग होती है, और जो भी आपका T2G और EG के बीच का गैप होता है उसको हम डेल्टा नोट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनर्जी, जो ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं उनका क्या होता है, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल के साथ, और जो आपकी ऑर्बिटल्स ऊपर होती है उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किस में आता है, एंटी बॉन्डिंग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग में जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो इनकी वजह से आ रहा है, और जो एंटी बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो इनकी वजह से आ रहा है ऊपर वाले ऑर्बिटल में। तो यानी कि इसकी अब की बार EG कहाँ चली गई, वो आपकी ये होगी। ठीक है, और जो T2G होगी, T2G आपकी ये होगी, और जो इन दोनों के बीच का गैप होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका डेल्टा नोट होगा। ठीक है, तो सिग्मा डोनर से हमें क्या समझ में आया, सिग्मा डोनर में जो डेल्टा नोट हुआ वो किस किस के बीच में हुआ, वो आपका सिग्मा स्टार, ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग के बीच में हुआ, सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग के बीच में हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है भाई, है तो थोड़ा सा ध्यान से करना है ना, कई बार मैं भी इसमें कंफ्यूज हो ही जाता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूं पाई डोनर की, ठीक है, अगर आपके पास पाई डोनर है, अब मैं पूरा बना के नहीं दिखा रहा, अब मैं केवल डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे आपका मेटल है, केवल मैं 3D ऑर्बिटल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपकी क्या थी, यहाँ पे 3D ऑर्बिटल थी, और यहाँ पे इसकी क्या थी। अब की बार क्या होगा, पाई डोनर में क्या होता है, मेटल लिगेंड, एक तो ये यहां से देता है और एक इसकी यहां से जाती है। ठीक है, यानी कि अब की बार की जो पाई ऑर्बिटल है वो भी क्या करती है, इंटरेक्शन कर लिया। अब वो इंटरेक्शन किसके साथ करेगी, किसके साथ इंटरेक्शन करेगी, वो यहाँ पे जो T2G था जो नॉन बॉन्डिंग बचा था, नॉन बॉन्डिंग के साथ ही इंटरेक्शन करेगी, क्योंकि बाकी तो सिग्मा में क्या होगी थी, इंटरेक्शन होगी थी सिग्मा में सारी। अब पाई कहाँ कॉन्ट्रैक्शन करेगा, पाई तो नॉन बॉन्डिंग के साथ ही करेगा ना अब कॉन्ट्रैक्शन, हाँ इंटरेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ। ठीक है, पाई क्या करेगा, अब जो भी नॉन बॉन्डिंग था उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, अब उनके साथ क्या बनाएगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, समझ के बात। तो यहाँ पे अब की बार क्या था, आपका EG था और 3 आपके आए ये T2G। ठीक है, तो जो 2 EG होंगे वो EG आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन कर लेंगे, और जो T2G होंगे, T2G आपस में क्या कर लेंगे, इंटरेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अब ये आपके क्या हो गए, यहाँ पे ये दोनों आपके बन रहे हैं बॉन्डिंग, और ये आ रहे हैं आपके एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपका T2G स्टार हो गया, ये आपका EG स्टार हो गया। ठीक है, अब
ये क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, नीचे है, इनकी एनर्जी नीचे है, तो सारा जो बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूशन आ रहा है इनकी वजह से आ रहा होगा, और इनकी एनर्जी क्या है, ऊपर है, तो इनमें क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वो एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है सारा सारा। तो यानी कि आपकी बार आपका डी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो इनके बीच में जो गैप होगा वो आपका क्या होगा, डेल्टा नोट होगा। इनके बीच का गैप क्या होगा, डेल्टा नोट होगा। वो क्या है आपका, पाई स्टार और सिग्मा स्टार के बीच में, यानी कि पाई डोनर में क्या होता है, जो सिग्मा स्टार और पाई स्टार के बीच का गैप होता है वो आपका क्या होता है, डेल्टा नोट होता है, ठीक है। सिग्मा स्टार और पाई स्टार के बीच का आपका जो गैप होता है वो डेल्टा नोट होता है। अब बात करते हैं किसकी, मेटल और किसकी, पाई एक्सेप्टर की। मेटल और पाई एक्सेप्टर की, मेटल और पाई एक्सेप्टर में क्या होता है, पहली इंटरेक्शन तो यही होती है, ठीक है। दूसरी इंटरेक्शन क्या होती है, ये अपना यहां से वापिस खींचता है। वापिस कहाँ खींचता है, या तो सिग्मा स्टार में खींचेगा या पाई स्टार में खींचेगा। किस में खींचेगा, सिग्मा स्टार में खींचेगा या पाई स्टार में खींचेगा। तो अगर पाई स्टार में खींच रहा है, पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा ही होगी। तो आपके बार जो आपका यहाँ पे सिग्मा T2G लाई करता है वो आपका ऊपर लाई करता है, क्योंकि ये क्या है, आपका पाई स्टार है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, EG आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कर लो, सिंपल, ठीक है। और ये आपका, ठीक है, ये आपका कुछ यूं आएगा, ठीक है। तो अब की बार क्या हुआ, इसका जो T2G था, तो इसका T2G क्या था, नीचे था, तो इसका कंट्रीब्यूशन आपका बार यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसका T2G क्या था, नीचे था, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ आ रहा है और इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ आ रहा है, जो एंटी बॉन्डिंग था, ठीक है। और EG, एक EG इसका चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब की बार जो गैप आया वो किस किस के बीच में आया, ये अब की बार आपका पाई ऑर्बिटल और ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, किस किस के बीच में आया, पाई और सिग्मा स्टार के बीच में आया, ठीक है। तो अब हम यहां से देखते हैं, मेन बात जो हमें समझनी थी वो अभी आएगी आपकी, ठीक है। हमारी ऑर्बिटल किस टाइप से होती है, अगर मैं एनर्जी वाइज बात करूं, यहाँ पे सिग्मा स्टार, यहाँ पे पाई स्टार, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा। अब क्या हो रहा है, जो पाई और सिग्मा स्टार के बीच का गैप है, या किसके लिए है, ये आपका पाई एक्सेप्टर के लिए, पाई एक्सेप्टर के लिए, ठीक है। और नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार के बीच में जो गैप है, ये किसके लिए है, ये आपका सिग्मा डोनर के लिए, ठीक है। और जो आपका पाई स्टार और सिग्मा स्टार के बीच का गैप है, ये किसके लिए, ये आपका पाई डोनर के लिए, ठीक है। अब यहां से आप देख पा रहे हो कि जो सबसे ज्यादा डेल्टा नोट है वो किसके लिए, पाई एक्सेप्टर के लिए। अगर पाई एक्सेप्टर के लिए डेल्टा नोट इतना ज्यादा हो गया तो यानी क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन, मान लो ये दो, तो जो स्प्लिटिंग हो रही है वो आपकी पाई डोनर के लिए तो कुछ इस टाइप से हो रही है, ठीक है। और पाई एक्सेप्टर के लिए कुछ इस टाइप से हो रही है, ठीक है। पाई डोनर के लिए कुछ इस टाइप से हो रही है और पाई एक्सेप्टर के लिए कुछ इस टाइप से हो रही है, ठीक है। अब अगर मान लो 3 थे यहाँ पे, ठीक है, D3 था, D3 से जैसे ही D4 में जाएंगे, अब ये क्या है, ये गैप है पाई डोनर के लिए बहुत कम। गैप अगर बहुत कम है तो अगला आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से जो आपका अगला इलेक्ट्रॉन होगा उसको ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। और यहाँ पेयरिंग करने में कम एनर्जी लग रही है, ठीक है। इसलिए जो भी आपके पाई एक्सेप्टर होते हैं वो आपकी पेयरिंग करा देते हैं, ठीक है। ऊपर जाने के बजाय, ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, वहीं पेयर करने में उसको कम एनर्जी लग रही है, तो क्या करेगा वो, आपने यहीं पे पेयरिंग कर लेगा।
तो इसलिए जितने भी आपके पाई एक्सेप्टर होते हैं वो आपके यहीं पे पेयरिंग करा लेते हैं, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे ओएमसी भी करेंगे ना, ओएमसी में आपका आएगा कि जब भी पाई एक्सेप्टर होते हैं तब आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल या 16 इलेक्ट्रॉन रूल आपका आसानी से फॉलो करते हैं, लेकिन जो पाई डोनर होते हैं वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे आपकी जो T2G होती है उसमें एंटी करैक्टर आके वो पाई स्टार में चली जाती है ऊपर, ठीक है। तो उसमें बॉन्डिंग की बजाय जो आपकी 3 ऑर्बिटल होती है 9 में से जो आपकी 6 तो आपकी बॉन्डिंग में आ रही है, जो 3 आपकी एंटी बॉन्डिंग में चली जाती है उनमें बॉन्डिंग करैक्टर कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते। अभी शायद ना समझ में आए, तो जब OMC करेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। बस इस चीज को ध्यान रखना। मेन बात ये है, ये समझाने के लिए इतना तामझाम हो रहा था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। चलो चलो भाई, अगर ये समझ आ गया तो टर्म सिंबल की तरफ चलते हैं। बैटरी वगैरह भी चल रही है ना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम किसकी तरफ? टर्म सिंबल की तरफ। ठीक है, तो टर्म सिंबल मेनली आपका किस फॉर्म में होता है? 2s+1 और l के फॉर्म में, ठीक है। जिसमें आपका 2s+1 आपका क्या बताएगा? आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताता है, ठीक है। और l आपका बताता है स्टेट, ठीक है। l क्या बताएगा? स्टेट बताएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ। और l की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? L1 - L2 से लेके L1 + L2 तक, ठीक है। और ऐसे ही s की वैल्यू आपकी कहाँ तक जाएगी? s की वैल्यू S1 - S2 से लेके S1 + S2 तक, ठीक है। कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं फिर आ जाएगा, ठीक है। मान लो आपके पास D2 है, ठीक है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, दोनों किसमें? d ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू क्या है? L1। ये आपके स्मॉल है, यहाँ पे सारे स्मॉल है, ठीक है। ये भी स्मॉल है। L1 की वैल्यू क्या है? d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? s के लिए 0, p के लिए s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ठीक है। आगे ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो L1 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, क्योंकि D है। उसके बाद L2 की वैल्यू क्या आ गई? वो भी 2 है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें? D में है, ठीक है। अब S की वैल्यू देखते हैं। S की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आएगी? 2 - 2 से लेके 2 + 2 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसके लिए जो स्टेट्स होंगी वो क्या होंगी? S, P, D, F और G, ठीक है। ये स्टेट सारी इसके लिए होंगी। उसके बाद अब S की वैल्यू देखते हैं। अगर S की वैल्यू क्या होगी? दोनों के लिए स्पिन क्या होगी? हाफ। तो यानी कि हाफ - हाफ से लेके हाफ + हाफ तक, हाफ - हाफ 0, हाफ + हाफ 1, यानी कि 0 और 1, ठीक है। तो 2s+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2s+1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 और 3। 2s+1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 और 3। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा? 1s, 1p, 1d, 1f और 1g, ठीक है। ऐसे ही 3s, 3p, 3d, 3f और 3g। अब इनमें से कौन कौन सी आपकी वैल्यू स्टेट होगी, कौन कौन सी नहीं होगी? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, ये वैलिड होगी, ये नहीं होगी, ये 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 होगी और ये नहीं होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट आपकी वैलिड आई? एक आई आपकी 1s, उसके बाद 1d और उसके बाद 1g, फिर उसके बाद 3p और फिर उसके बाद आई 3f, ठीक है।
तो ये D2 के लिए ये आपकी 5 टर्म सिंबल है, ठीक है। अब इनको अब एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हमें निकालना है कि कौन से ग्राउंड स्टेट के लिए होगा, कौन सा फर्स्ट एक्साइटेड के लिए, कौन सा सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए होगा, अगर हमें वो निकालना है, ये आपकी अलग अलग स्टेट के लिए सारे के सारे टर्म सिंबल आ गए, ठीक है। अब हमें निकालना ग्राउंड स्टेट के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए क्या, वो क्या है, तो उसके लिए सिंपल सा है, जो एनर्जी होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी एल वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी बहुत कम होती है और एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, यानी कि आपकी जो 3F क्या होगी, 3F आपकी सबसे कम एनर्जी की होगी, उसके बाद आएगी 3P, ठीक है, फिर आएगी 1G, फिर आएगी 1D और फिर आएगी 1S, ठीक है। तो इस टाइप से आप सारी की सारी निकाल सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल से ही ये थोड़ा सा समझ में आने वाली चीज़ है। उसके बाद डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट के लिए अगर टर्म सिंबल निकालना हो तो वो आपका क्या आएगा, वो आपका आता है 2s + 1 LJ, ठीक है। और J की वैल्यू आपकी क्या होती है, J की वैल्यू आपकी जाएगी L + S और L - S। L - S तब होगी जब आपकी जो ऑर्बिटल हो हाफ फील्ड से कम हो, ठीक है, और L + S तब होगी जब आपकी ऑर्बिटल हाफ फील्ड से ज्यादा हो। अब मान लो D2 के लिए ही देख लेते हैं, D2 के लिए अगर मैं निकालना चाहूं, D2 के लिए, ठीक है, +2 + 1 0 -1 -2, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू 2 + 1 3, 3 किसके लिए होता है, 3 आपको होता है F के लिए, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद S की वैल्यू क्या आएगी, हाफ + हाफ यानी कि 1, और 2s + 1 क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका 3, यानी कि ये क्या हो गया यहाँ से 3F, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के लिए क्या 3F नहीं आ रहा था, यही आ रहा था ना, ये आ गया आपका 3F। उसके बाद J की वैल्यू क्या आएगी, L + S और L - S, और हाफ फील्ड से कम है तो L - S होगा। L - अगर S करूं मैं, 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 3F2, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो गया, ठीक है। तो यही चीज आपको जनरली यहाँ से ध्यान रखनी थी कि आप सारे के सारे टर्म सिंबल किसी भी स्टेट के लिए कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी स्टेट के ग्राउंड स्टेट के लिए टर्म सिंबल कैसे निकाल सकते हो, और उनको एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे उनको आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज आपको यहाँ से टर्म सिंबल से आनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका कलर थ्योरी एंड सिलेक्शन रूल। कलर थ्योरी एंड सिलेक्शन रूल, ठीक है। अब कोई भी मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, उसमें कलर आता कैसे, कलर कैसे आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, ठीक है। लो एक्साइटेड स्टेट, लो स्टेट से एनर्जी स्टेट से हायर में जाएगा या हायर से लोअर में जाएगा, तभी आपको वो क्या देगा, कलर देगा, ठीक है। अब वो जो ट्रांजिशन होगी ना, उनके लिए आपके कुछ सिलेक्शन रूल बनाए हुए हैं। एक आपका लेपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है, एक आपका स्पिन सिलेक्शन रूल होता है, ठीक है। जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका डेल्टा L = +-1, और जो आपका स्पिन सिलेक्शन रूल होगा वो आपका क्या होगा, डेल्टा S = 0। अब इनका मतलब क्या है, डेल्टा L = +-1 का मतलब क्या है, अब मैंने यहाँ पे लिखा था S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3,
ठीक है। तो यानी कि जो भी आपकी ट्रांजिशन होगी ना, उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आपका +-1 हो सकता है। यानी कि S से P में आपकी ट्रांजिशन हो सकती है, P से S में भी हो सकती है, P से D में हो सकती है, ठीक है, D से P में हो सकती है, S से D में नहीं हो सकती। क्यों? यहाँ पे इसके लिए क्या है 2 और इसके लिए क्या है 0, तो 2 - 0 कितना आ गया 2 आ गया। यानी कि ये क्या है, ये आपका लेपोर्टे फॉरबिडन है। ठीक है, तो जो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका डेल्टा L है आपका +1, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा L है आपका -1, यहाँ पे डेल्टा L है आपका +1, ठीक है। तो डेल्टा L जहाँ पे आपका +-1 होगा, केवल वही आपकी जो ट्रांजिशन होंगी वो अलाउड होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका स्पिन में डेल्टा S = 0 होना चाहिए। डेल्टा S 0 कैसे होगा? मान लो मेरे पास क्या है D4 है, D4 में क्या होगा, अब आपके 4 इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से हो गए, एक की क्या हुई ट्रांजिशन हुई, तो ये आपका कुछ इस टाइप में आ गया, ठीक है। क्या स्पिन में कुछ चेंज आया? यहाँ पे स्पिन कितनी थी, हाफ 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 हाफ, ठीक है। तो यानी कि कितनी आई, टोटल स्पिन कितनी आई 2 आई, और यहाँ भी हाफ 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 हाफ, यहाँ भी स्पिन कितनी आई 2 आई, 2 - 2 0, स्पिन में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो, मेरे पास D5 हो, मान लो D5 हो, अब मैं इसकी यहाँ ट्रांजिशन करा दूं तो ये आपका कुछ इस टाइप से हो गया, तो यहाँ तो स्पिन क्या होगी, कैंसिल होगी, तो यहाँ क्या होगी हाफ हाफ हाफ, कितनी होगी 3/2, और यहाँ पे आपकी क्या है 5/2, 5/2 - 3/2 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्पिन का 1 में डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका क्या है D5 केवल आपका जो D5 होता है वो क्या होता है, स्पिन फॉरबिडन होता है। D5 क्या होगा, स्पिन फॉरबिडन होगा, बाकी आपके सब क्या होते हैं, स्पिन अलाउड होते हैं, ठीक है। और अगर मैं लेपोर्टे की बात करूं, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है मेरे पास, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में आपका कुछ इस टाइप से होता है। तो ये आपका क्या है T2G, ये है आपका EG, लेकिन है तो दोनों ही D ऑर्बिटल ना, दोनों ही D ऑर्बिटल है। तो अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है तो वो D से D में जा रहा है, D से D में जा रहा है, तो डेल्टा L क्या आएगा, डेल्टा L 0 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, लेपोर्टे फॉरबिडन है, लेपोर्टे फॉरबिडन है, ठीक है। वहीं अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, एक चीज नहीं कराई मैंने तुम्हें, टेट्राहेड्रल का एमओ डायग्राम नहीं कराया, ठीक है। टेट्राहेड्रल में एमओ डायग्राम में क्या होता है, P और D की कपलिंग हो जाती है, करा दूं जल्दी से। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, हमारे पास मेटल होगा, मेटल के पास ये होगा 4p, ये होगा 4s, और यहाँ पे क्या होगा 3d, ठीक है। और यहाँ पे कितने होंगे, 4 लिगेंड होंगे, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 4 लिगेंड आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपका क्या करेगा, एक तो आपका A1G के साथ इंटरेक्शन कर लेगा, और यहाँ पे A1G स्टार बना देगा, ठीक है। ये A1G और G नहीं होता ना टेट्राहेड्रल में, G नहीं होता, ये A1 और ये A1 स्टार आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे 3 होंगे, वो 3 क्या करेंगे, इन 3 के साथ इंटरेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो 3 जो होंगे वो इन 3 के साथ इंटरेक्शन कर लेंगे, और 3 आपके क्या बना देंगे, एंटी बॉन्डिंग बना देंगे, ठीक है। तो ये T2 था, तो ये T2 हो गया, और ये T2 स्टार हो गया। और जो यहाँ पे P होता है, यहाँ पे क्या हो जाती है, P और D की मिक्सिंग हो जाती है। P और D की मिक्सिंग होने की वजह से जो ये P होगा, ये भी इसी के साथ क्या करता है, यहाँ पे बॉन्डिंग बनाता है, और एक इसके साथ क्या कर देता है, एंटी बॉन्डिंग बना देता है, एक इसके साथ एंटी बॉन्डिंग बना देगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये T1 स्टार, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी क्या आती है, 3 तो यहाँ पे क्या आ रही है, 3 एक ही है। वैसे यहाँ से जो T से मैं बात कर रहा हूँ, T से आपकी यहाँ पे 3 आ जाएंगी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, लेकिन क्या आएंगी 6 एंटी बॉन्डिंग आती है,
क्या आएंगी, 6 एंटी बॉन्डिंग आती है। ठीक है, 3 बॉन्डिंग और 6 एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या होती है, पी और डी की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां से जो यहाँ ट्रांजिशन होगी, क्या वो डी टू डी हो रही है, नहीं, ये आपका क्या है, डी है, और ये क्या है, डी और पी की मिक्सिंग है। ठीक है, डी और पी की मिक्सिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल लैपोर्टे पार्शियली अलाउड, क्या होता है, पार्शियली अलाउड होता है। ठीक है, लैपोर्टे क्या होता है, पार्शियली अलाउड होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी कुछ रिलैक्सेशन होती है। एक तो अगर जेटीडी आ जाए, जेटीडी में कुछ ना कुछ आपकी रिलैक्सेशन हो जाती है। और जब भी हम कहाँ से 3D से 4D में जाएंगे और 4D से 5D में जाएंगे ना, तो आपकी यहाँ पे जब भी डी ट्रांजिशन हो रही है, केवल मैं डी की बात कर रहा हूँ, आगे हम चार्ज ट्रांसफर पढ़ेंगे ना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, वहां पे क्या होगा, वहां से 3D से 4D, 4D से 5D में वहां डिफरेंट चलेगा। लेकिन यहाँ पे जब भी आपके डी और डी में ट्रांजिशन हो रही है, तब 3D से 4D में जाए, 4D से 5D में जाए, तो LS कपलिंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, LS कपलिंग बढ़ने की वजह से यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, रिलैक्सेशन आ जाती है। अब रिलैक्सेशन आने का क्या मतलब है, कि आपका कलर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लैपोर्टे पार्शियली अलाउड हो गया ना, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन ही तो है, वो पार्शियली अलाउड हुआ, तो इसकी वजह से जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनका वो क्या होते हैं, वो मोर इंटेंस कलर के होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, याद रखना है ये बात, टेट्राहेड्रल क्या होते हैं, मोर इंटेंस होते हैं इन कलर इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो यहां से अभी तक हमने ओवरऑल क्या पढ़ा है, अगर मैं सिलेक्शन रूल की ही बात करूं, तो अगर कलर की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटेंस कलर किसका आएगा, जो लैपोर्टे भी अलाउड और स्पिन भी अलाउड हो। ठीक है, उसके बाद इससे कम किसका आएगा, जो लैपोर्टे क्या हो, पार्शियली अलाउड हो, और क्या हो, स्पिन अलाउड हो। ठीक है, इससे कम किसका आएगा, जो आपका लैपोर्टे फॉरबिडन हो और स्पिन अलाउड हो। ठीक है, और इससे कम किसका आएगा, जो लैपोर्टे फॉरबिडन हो और स्पिन फॉरबिडन हो। ठीक है, लैपोर्टे फॉरबिडन स्पिन फॉरबिडन कौन होएगा, D5 ऑक्टाहेड्रल, D5 ऑक्टाहेड्रल होगा ना, लैपोर्टे फॉरबिडन होगा और स्पिन भी फॉरबिडन होगा। लैपोर्टे फॉरबिडन स्पिन अलाउड कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, लैपोर्टे पार्शियली अलाउड टेट्राहेड्रल होगा, और ये दोनों लैपोर्टे भी अलाउड और स्पिन भी अलाउड, ये आपका कौन से होंगे, चार्ज ट्रांसफर होंगे। कौन से होंगे, चार्ज ट्रांसफर वाले होंगे। ठीक है, जो हम अभी पढ़ेंगे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं, लैपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड में आते हैं। ठीक है, तो ये और देख लेते हैं, तब आपका कलर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका आता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब लिगेंड से मेटल पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड से मेटल पे हो रहा है चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि लिगेंड अगर ट्रांसफर कर रहा है तो लिगेंड क्या होना चाहिए, पाई डोनर, क्या होना चाहिए, पाई डोनर होना चाहिए। और मेटल क्या होना चाहिए, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, मेटल क्या होना चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो यार, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, क्या कर रहे हो तुम, मेटल होना चाहिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाई में होगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा ना, लो में कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, है, हाई में तो एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे आपको क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब पाई डोनर के लिए हमने देखा था ना, क्या आ रहा था आपका, कुछ इस टाइप से आया था ना, इन दोनों के बीच में आपका क्या बन रहा था, डेल्टा नोट बन रहा था। ठीक है, इसी टाइप से हो रहा था ना, इस टाइप से था कुछ। ठीक है, तब जो भी आपका यहाँ पे ये किस लिए था, ये लिगेंड के लिए था। ठीक है, लिगेंड से मेटल पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, यहाँ से यहाँ हो जाए या यहाँ से यहाँ हो जाए,
ठीक है, तो ये आपका लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, लेपोर्टे भी अलाउड होगा और स्पिन भी अलाउड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली जैसे एग्जांपल इसका क्या हो गया कि MnO4 या फिर MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव में आपका ऑक्सीजन क्या होगा, आपका पाई डोनर होगा और Mn आपका किस में है, 4 दूनी 8 यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं देखूँ तो जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज़्यादा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, तो जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज़्यादा खींचेगा ना अपनी साइड। और एक चीज़ MOT के टाइम मैंने बताई थी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आपके MOT में उतनी ही उसकी ऑर्बिटल है जो वो नीचे लाई करती है। यानी कि आपकी मान लो +7 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ होगी। ठीक है, मेटल +7। ठीक है, मेटल +6 आपकी यहाँ होगी और मेटल +5 आपकी यहाँ होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या होगी, लिगेंड हो गया कोई भी। अब इनमें क्या है, यहाँ एनर्जी गैप इतना है, इसमें क्या है इतना है और इसमें है इतना। जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा ट्रांजिशन क्या उतनी कम नहीं होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊपर जाना पड़ेगा ना, उतनी हाई एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, यानी कि एनर्जी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होगी। कलर की इंटेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कलर की आपकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जैसे 3D 4D 5D में बता रहा था। ठीक है, 3D 4D 5D में अगर मैं देखता हूँ, 3D से अगर मैं 4D में जाऊँ, 4D से अगर मैं 5D में जाऊँ, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। 3D की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 3D 4D और 5D, तो 3D आपका क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब सेम रूल, ठीक है, सेम रूल, तो यानी कि जो 3D वाले होंगे वो ज़्यादा इंटेंस कलर के होंगे इन कंपैरिजन टू 4D और 5D के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यही बात मेरे को आपको यहाँ से बतानी थी। ठीक है, तो ये था आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। उसके बाद आता है आपका मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि अब की बार मेटल से लिगेंड पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि लिगेंड क्या होगा अब की बार, पाई एक्सेप्टर होगा। ठीक है, और मेटल क्या होगा, मेटल आपका लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, जैसे मान लो लिगेंड क्या हो, CO। ठीक है, NiCO4 2 पॉजिटिव। ठीक है, उसमें क्या होगा, CO आपका क्या है, CO पाई एक्सेप्टर है। ठीक है, और निकल क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब भी आपका मेटल से लिगेंड वहाँ पे चार्ज ट्रांसफर आएगा। ठीक है, बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ बताने का है ही नहीं है, क्या बताऊँ और तुम्हें, बस तुम्हें वहाँ से इतना ही बताना आएगा कि इसमें आपका जो चार्ज आ रहा है, जो या जो इसमें जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, DD ट्रांजिशन की वजह से। हाँ, जहाँ पे DD ट्रांजिशन हो रही थी ना, वहाँ पे आपका क्या था, सिग्मा डोनर था। ठीक है, DD ट्रांजिशन में जो आपके लिगेंड थे वो सिग्मा डोनर थे। ठीक है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में क्या था, पाई एक्सेप्टर आ रहा है। लिगेंड टू मेटल में क्या आ रहा है, पाई डोनर आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल आप इन्हीं से सारे पहचान कर सकते हो कि आपका कौन सा यहाँ पे कौन सी ट्रांजिशन हो रही है और किस ट्रांजिशन की वजह से आपका कलर आ रहा है। ठीक है, और मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में आपका क्या होता है, एक मेटल होता है। ठीक है, और अंदर वही मेटल हो सकता है, दूसरा हो सकता है। ठीक है, और उनमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो लिगेंड 6 हो गया कोई भी। ठीक है, तो इनमें आपस में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, 2 मेटल होते हैं, उन 2 मेटल में वो क्या होता है, मेन बात यह है कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, उनमें आपस में चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये आपकी चार्ज ट्रांसफर की बात थी, बस यही थी। इसके लिए मैं आपको एक बस और एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
टेबल मैं बना ही देता हूँ, देख लो। अब ये अब मैंने आपको एक टेबल दे दी। अब सिंपल वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी कराया, बस एक टेबल की फॉर्म में सारा आपके पास एक ही जगह आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपके क्या आ जाए, पाई डोनर आ जाए। पाई डोनर के केस में क्या होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। पाई एक्सेप्टर के केस में क्या होगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और सिग्मा डोनर के टाइम पे क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन, ठीक है, यही होगी ना। तो अब वही चीज है, देख लो। अब मान लो डी जीरो है, ठीक है, डी जीरो में कोई डी डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। डी जीरो में मान लो डी जीरो आ गया, ठीक है, और डी फाइव आ गया और डी टेन आ गया। इनमें तो कोई भी डी डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये क्या है, ये लैपोर्टे फॉरबिडन भी है, स्पिन फॉरबिडन भी है, ठीक है। तो इनमें तो आपका जब भी सिग्मा डोनर साथ आ जाए तो कोई कलर इन देगा, डी जीरो में देगा, डी फाइव में देगा, डी टेन में देगा सिग्मा डोनर के साथ। लेकिन अगर इसके साथ क्या आ गया, पाई डोनर आ जाए, ठीक है, पाई डोनर आ गया, पाई डोनर क्या करेगा, पाई लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ऐसे ही पाई डोनर जहां भी आ रहा है वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, पाई एक्सेप्टर जहां आ रहा है वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। वो सिंपल सी चीज़ यही है। बाकी मैंने इंटेंसिटी आपको बता ही दी थी कि जो लैपर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड होता है, ठीक है, फिर वो लैपर्टे पार्शली अलाउड और स्पिन अलाउड, और लैपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन अलाउड, और एक आपका आ जाएगा लैपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होता है, ये आपका D5 ओक्टा, ठीक है, ये आपका 5 ओक्टा, ठीक है, ये आपका टेट्रा, और ये आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर या फिर मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आपकी सारी कहानी थी, स्क्रीनशॉट ले लो। सारी कहानी थी किसकी थी, ये आपके जितने भी कलर थ्योरी और सिलेक्शन रूल वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम ऑर्गल डायग्राम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गल डायग्राम। अब ऑर्गल डायग्राम क्या होता है, ऑर्गल डायग्राम मेनली जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, उनके अंदर कौन कौन सी ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन की कौन कौन सी ट्रांजिशन होती है, उसको जानने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब हमने ये सब तो निकालना सीख ही लिया है ना, ग्राउंड स्टेट टर्म, टर्म वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ हमने सीख ली है। तो इसमें जो भी हमारे पास टर्म होगी, सबसे पहले देख लेते हैं कि उसकी किस किस क्रिस्टल फील्ड स्टेट में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास, मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, ऑक्टाहेड्रल में अगर मेरे पास टर्म क्या आ जाए, एस आ जाए, टर्म क्या आ जाए, एस आ जाए, तो एस किस में जाएगी, एस की स्प्लिटिंग नहीं होती। तो जो भी एस की क्रिस्टल फील्ड स्टेट होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी A1G, ठीक है। उसके बाद मान लो हमारे पास क्या आ गया, P, ठीक है। P भी आपका क्या होता है, स्प्लिट नहीं होता, लेकिन P भी की भी आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेट होगी उसको बोलेंगे हम T1G, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा D, ठीक है। अगर हमारे पास D आ गया, अब D हमें पता है D स्प्लिट हो जाता है, किस किस में स्प्लिट होता है, EG और T2G में। तो D आपका कहाँ स्प्लिट हो जाएगा, EG और T2G में, ठीक है। और जो ये आपका डिफरेंस होगा ये कितना होगा, -0.4 डेल्टा नोट, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका 0.6 डेल्टा नोट, ठीक है। उसके बाद D के बाद F, ठीक है। F आपका किस किस में, F में कितनी आपकी ऑर्बिटल होती है, 7 होती है ना, तो 7 किस किस में डिवाइड होंगी, 3, 3 और 1, ठीक है। ये आपकी एक ही रही थी, ये एक ही रही थी, ये 3 और 2 में स्प्लिट हुआ था, और ये आपका 7 है तो ये होंगे 3, 3 और 1 में, ठीक है। तो ये आपका कुछ यूं T1G, T2G और AG, ठीक है, T1G, T2G और AG। और जो ये आपका डिफरेंस होता है ये होता है -0.8 डेल्टा नोट, ये वाला डिफरेंस होता है ये होता है 0.2 डेल्टा नोट, ठीक है। और ये आपका जो डिफरेंस होता है ये आपका होता है 1.2 डेल्टा नोट के इक्वल, ठीक है। उसके बाद F के बाद G आ जाएगा, G, ठीक है। F में कितनी थी, F में आपकी 7 थी, G में आपकी होंगी 9। अब 9 कैसे स्प्लिट होंगी, 3, 3, 2 और 1,
यानी 3 3 2 1, 3 कौन सी होंगी, T1G प्लस T2G प्लस EG प्लस A1G। ठीक है, 3 3 2 और 1, इतना तो पता है ना। जहां ए आ जाए, ए का मतलब क्या होता है 1, ठीक है, ई का मतलब क्या होता है 2, टी का मतलब क्या होता है 3। ये हमने वहां भी पढ़े हैं ना, कहाँ पे मैंने आपको कराया था ग्रुप थ्योरी, मुल्किन सिंबल। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में मुल्किन सिंबल पढ़े थे ना, तो वहां भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद जी के बाद एच। एच में कितने होंगे, यहाँ कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9 थे, अब की बार होंगे 11। 11 कैसे स्प्लिट होंगे, 3 3 3 और 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा T1G प्लस T1G प्लस T2G और प्लस EG। ठीक है, और H के बाद आ जाएगा I। अगर I आपका टर्म आ जाए तो I आपकी किसकी क्रिस्टल फील्ड में होगी, यहाँ पे 11 थे, 11 के बाद आ जाएंगे 13, 13 आ जाएगा 3 3 3 2 और 1 1। ठीक है, तो यानी कि इसमें आ जाएगा T1G प्लस T2G प्लस T2G, ठीक है 9 हो गए, प्लस EG प्लस A1G प्लस A2G। ठीक है, 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो जो भी आपकी टर्म आएगी वो टर्म आपकी कुछ इस टाइप से अलग अलग क्रिस्टल फील्ड में, क्रिस्टल फील्ड स्टेट में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना सारा। अगर ये आपको ध्यान में आ गया ना, एक बार इसको देख लो, अभी जब हम ऑर्गल डायग्राम करेंगे ना तो आप सारा समझ जाएंगे कि ये असल में ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, इस चीज को एक बार देख लो और इस चीज को ध्यान में रख लो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, हाँ एक और चीज, ये मैंने जैसे आपको ओक्टाहेड्रल के लिए कराया ना, ठीक है, टेट्राहेड्रल में बिल्कुल इसका उल्टा होगा। कैसे, अब जैसे ओक्टाहेड्रल में डी की स्प्लिटिंग कैसे हुई थी, यहाँ पे ये EG था और यहाँ पे T2G था। ठीक है, अब ये था ओक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में कैसे होगा, टेट्राहेड्रल में ये आपका जो डी होगा ये स्प्लिट होगा। ठीक है, हमने देखा था ना टेट्राहेड्रल के लिए क्या था, ऊपर 3 ऑर्बिटल चली गई थी, नीचे 2, यानी आपकी बार नीचे तो क्या आ गया था, आपका E आ गया था। ठीक है, और ऊपर आपका T2 चला गया था। यहाँ जी रेड ऑरेंज रेड यहाँ पे हम नहीं लगाते। ठीक है, तो जी वगैरह यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या था, E ऊपर था, यहाँ E नीचे आ गया, यहाँ T2 नीचे था, यहाँ T2 ऊपर आ गया। तो टेट्राहेड्रल का बस बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ऑर्गल डायग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि जो भी ओक्टाहेड्रल के लिए आपका ऑर्गल डायग्राम होगा तो टेट्राहेड्रल का उसका बिल्कुल ही इनवर्स होगा, अभी जैसे हमने देखा है। ठीक है, ओक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल आपस में एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो D1 का आपका ऑर्गल डायग्राम होगा सेम टू सेम आपका किसका चलेगा, सेम टू सेम आपका D6 का चलेगा। ठीक है, कैसे, अब एक चीज देखो, अब अगर मैं D1 बनाना चाहूं तो D1 आपका ये हो गया। ठीक है, D1 ये था, और D6 कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब वही बात होगी ना, ये जो नीचे वाले 3 हो गए और ऊपर वाले 3 हो गए, यहाँ पे अगर ये जो डिफरेंस होता है ये कितना होता है, -0.4 डेल्टा नोट, और ऊपर वाला क्या होता है, +0.6 डेल्टा नोट। ठीक है, और अगर मैं D5 के लिए निकालना चाहूँ, इन नीचे वाले 3 के लिए आपकी एनर्जी क्या होगी, 3 × -0.4 डेल्टा नोट। ठीक है, और ऊपर वाले 2 के लिए क्या होगी, ऊपर वाले 2 के लिए आपकी होगी 2 × 0.6 डेल्टा नोट। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 4 × 12 -1.2 डेल्टा नोट, और इनकी भी कितनी आई, ऊपर वाले 2 की 6 × 12 1.2 डेल्टा नोट। यानी कि इन तीनों ने ऊपर वाले दोनों की एनर्जी क्या कर दी, आपस में कैंसिल आउट कर दी। ठीक है, तो इनका तो होना ना होना क्या कोई मतलब नहीं है। तो अब की बार D6 क्या D1 के जैसा नहीं हो गया,
D1 में भी यहाँ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन था, उसी की वजह से सारा हो रहा था। अब D6 में भी क्या यही काम करेगा, क्योंकि इन तीन ने और इन दोनों ने आपस में कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है, तो जो D1 का आपका डायग्राम आएगा वही D6 का आएगा। ठीक है, सेम चीज आपकी चलेगी, जो आपका D4 का होगा वही आपका D9 का भी होगा। ठीक है, कैसे? D4 कुछ ये है ना। ठीक है, इसमें 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये अगर 5 हटा भी दोगे तो D4 D9 क्या सेम ही चल रहा है ना, तो D4 और D9 का बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, मान लो मैं यहां देख रहा हूं D9। ठीक है, D9 में क्या हो रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जाने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक यहां से यहां गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ, असल में जो ऊपर एक होल था अब वो क्या हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, ऊपर जो एक होल था वो क्या आ गया, नीचे आ गया। और वहीं अगर मैं D1 की बात करूं, अगर मैंने D1 की बात करी, एक यहां से ट्रांजिशन अगर मैंने कराई तो ये आपका यहां आ गया, तो यहां क्या किया, यहां आपका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहां तो क्या हुई, एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई, और यहां क्या हुई, एक होल की ट्रांजिशन हुई। ठीक है, यहां ऊपर से नीचे आया, यहां नीचे से ऊपर गया, यानी कि जो D1 और D9 होंगे वो एक दूसरे के उल्टे, और ऐसे D6 और D4 एक दूसरे के उल्टे। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के, इनका जो डायग्राम होगा एक दूसरे का इनवर्स होगा। इनका डायग्राम क्या होगा, एक दूसरे का इनवर्स होगा। ऐसे ही तीसरा, जो D2 का डायग्राम होगा सेम टू सेम आपका D7 का होगा। ठीक है, जैसे D7 क्या हुआ, 2 4 5 6 7, ये आपका क्या होगा, D7 हो गया। और इन 5 को हटा दो, नीचे वाले 3 ऊपर वाले, तो वो क्या हुआ, D2, यानी D2 D7 सेम चलेंगे। ऐसे ही D3 और D8 आपके सेम चलेंगे, D3 D8 आपके सेम चलेंगे। और सेम इलेक्ट्रॉन होल ट्रांजिशन को अगर देखें तो इनके डायग्राम आपस में क्या होंगे, इनवर्स होंगे एक दूसरे के। क्या होंगे, इनके डायग्राम आपस में एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। ठीक है, तो यहां से ये तीनों चीज अगर आपने ध्यान रख ली ना, तो एक यहां पे एक डायग्राम याद कर लो, मान लो D1 आपने याद कर लिया, और यहां पे एक डायग्राम याद कर लो, यानी D2 आपने याद कर लिया, तो बाकी सारे आप खुद ही बना सकते हो। ठीक है, बाकी सारे खुद के खुद बना सकते हो। ठीक है, कैसे, अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बस 5 मिनट का और वेट कर लो। मैं सोच रहा हूं कि कम से कम कुछ ऐसे तरीके से बताऊं कि आपको ज्यादा भी याद वगैरह ना करना पड़े। ठीक है, और तुम खुद ही बना लो सारे वहां जाके। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास है D1। ठीक है, हाँ, और एक और चीज ध्यान रखो, जो ये ऑर्गल डायग्राम होते हैं ना, ये मेनली आपके हाई स्पिन के लिए चलते हैं। ठीक है, और हाई स्पिन और लो स्पिन अगर दोनों आपको देखने हो तब आप TS डायग्राम की तरफ जाते हो। TS डायग्राम लेकिन यहाँ कराना इतना पॉसिबल नहीं है, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो हो सका तो मैं वैसे TS डायग्राम से आपका इतना क्वेश्चन नहीं आता, ऑर्गल डायग्राम से ही आता है। ठीक है, यहाँ वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएगा। TS डायग्राम अगर फिर भी किसी को पढ़ना है तो मेरे को बता देना, मैं पर्सनली नोट सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं D1 की बात करूं, ठीक है, ये था आपका D1। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल में ये कुछ आपका इस टाइप से जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। अब D1 के लिए मेरे को अगर टर्म निकालनी है, ग्राउंड स्टेट टर्म, तो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, 2s+1। अगर मैं देखूं 2 इंटू 1/2 + 1, तो ये कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया, तो वो तो आ गया आपका 2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, +2 + 1 0 -1 -2, तो यहाँ पे अगर 2 आ गया, 2 किसके लिए होता है, D के लिए होता है, तो ये आ गया आपका 2D। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टर्म क्या आई, टर्म आई इसकी 2D, तो ये आई टर्म आपकी 2D।
ठीक है। अब डी है, डी की स्प्लिटिंग कैसे होगी? डी की स्प्लिटिंग मैंने बताया था क्रिस्टल फ्री स्टेट क्या क्या आएंगे इसकी, एक आपकी आएगी Eg, ठीक है, और एक आपकी आएगी T2G, एक आपकी आएगी Eg, एक आपकी आएगी T2G, और जो ट्रांजिशन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? ट्रांजिशन आपकी यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है। अब सिंपल सी इतनी सी बात थी, और यही आपकी क्या है? डेल्टा नोट के इक्वल आ गई, ठीक है, यही आपके डेल्टा नोट के इक्वल होगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? ट्रांजिशन होगी, ठीक है। जैसे D1 का चला है सेम टू सेम आपका किसका आएगा? D6 का आएगा, ठीक है। सेम टू सेम आपका किसका आएगा? D6 का आएगा, ठीक है। 2s+1 भी सारी चीज सेम रहेगी। अब ये था आपका ऑक्टाहेड्रल का। अब टेट्राहेड्रल का मैंने क्या बोला था? इसका उल्टा हो जाएगा। टेट्राहेड्रल का इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 2D, यहाँ पे T क्या कहाँ चला जाएगा? T2 ऊपर चला जाएगा, E आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांजिशन हो जाएगी। ये आपका टेट्राहेड्रल के लिए हो गया, ठीक है, D1 या फिर D6, ठीक है। ये आपका टेट्राहेड्रल के हो गया। अब यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ ताकि ये सारे आपके, ठीक है। तो पहली चीज आपका ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल एक दूसरे के उल्टे हैं, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल ये चीज, ठीक है। दूसरी चीज D1 और D6 का सेम होगा, तो D1 D6 का आपका सेम चल रहा है, ठीक है। D6 का भी अगर बनाना चाहोगे ना, ठीक है, 6 आ गया। अब 2s+1 अगर मैं देखूं, 2s कितना है यहाँ पे? हाँ, ये थोड़ा आफ्टर, केवल आपका जो ये टर्म है ना, ये टर्म चेंज होगी, ठीक है। एस इसका हाफ तो कैंसल आउट ही हो गया, तो हाफ 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 हाफ, तो ये कितना हो गया? 2 × 2+1, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 1 5, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 5D, ठीक है। 5D इसके लिए क्या आ जाएगी? बस टर्म आपकी जो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है बस वो चेंज होगी, तो D आएगा, D आपका ऐसे स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये आपका D1 और D6 का आपका सेम चलेगा, ठीक है। अब मैं D4 और D9 आपको बना के दिखा देता हूँ। D4 का क्या आएगा? 1 2 3 4, ठीक है। 2s+1 क्या आएगा? 2 × 2+1, तो ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है। और 2 + 2 + 1 0 - 1, ये तो कैंसिल आउट ही हुआ, तो ये कितना आ गया? 2 का मतलब होता है D, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 5D। यहाँ पे हम होल के ट्रांजिशन दिखाएंगे। होल के ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है? होल के ट्रांजिशन ऊपर से नीचे आएगी ना, जो आपका होल होगा, ठीक है। एक अगर मैं यहां लेके जाऊं तो ये आपका क्या होगा? होल के ट्रांजिशन Eg से T2G आई, तो यहाँ पे हम होल के ट्रांजिशन दिखाते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 5D, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 Eg और 5 T2G, और ये आपके ट्रांजिशन कुछ यूं डेल्टा नोट, ठीक है। तो ये किसका आ गया? ये आपका आ गया D4 का और D9 का, ठीक है। अब ये क्या है? ये बिल्कुल आपका इसका उल्टा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्या है? इसका उल्टा है, ठीक है, या फिर इसके साथ मैच कर रहा है। अब इसका जो टेट्राहेड्रल होगा वो इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा, बस G हटा देना, ठीक है। तो इसमें से अगर हम G हटा देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका टेट्राहेड्रल का बन जाएगा, ठीक है। समझ गए बात? तो यानी कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का एक दूसरे का इनवर्स होगा, D1 DG का सेम होगा, D4 D9 का सेम होगा। इसमें आप हम क्या दिखाएंगे? होल के ट्रांजिशन दिखाएंगे, इसमें हम क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन दिखाएंगे, ठीक है। और ये एक दूसरे क्या होंगे? इनवर्स होंगे। समझ में आ गई बात? चलो, अब इसके बाद आता है आपका D2, ठीक है। D2 के लिए देख लेते हैं, 1 2, ठीक है। तो इसके लिए जो टर्म आएगी, टर्म क्या आएगी?
2s प्लस 1 कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ से +2 प्लस 1, ठीक है, 2 और 1 3, ठीक है, 3 कहाँ जाएगा, f में जाएगा, तो ये आएगा आपका 3f, ठीक है। तो जो इसके लिए आपकी टर्म क्या आती है, वो आती है आपकी 3f, ठीक है। अब 3f कैसे स्प्लिट होगी, 3f आपकी जाएगी 3t1g 3t2g, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 3a1g, ठीक है, 3a1g। साथ में यहाँ पे आपकी एक एक्साइटेड स्टेट भी आती है, वो क्या आएगी आपकी 3p, ठीक है, ये क्या आएगी आपकी 3p आएगी, और 3p आपकी कहाँ जाएगी, ये आपकी 3t1g, ठीक है, p कहाँ जाता है, t1g में जाता है। तो ये आपकी यहाँ से कुछ इस टाइप से D2 का आपका डायग्राम आएगा। आप ट्रांजिशन देखते हैं अगर, तो एक ट्रांजिशन इसके बीच में होगी, दूसरी ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगी, और तीसरी ट्रांजिशन आपकी यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है। अब ये जो ये डिफरेंस होता है, ये आपका होता है -0.8 डेल्टा नोट, और सॉरी ये वाला, ठीक है, ये कितना होता है +0.2 डेल्टा नोट, और जो यहाँ से यहाँ तक का होता है ये होता है आपका 1.2 डेल्टा नोट, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ आ रही है, ग्राउंड स्टेट आपकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है आपकी 3t1g, ठीक है, इसके ऊपर वाली स्टेट आपकी क्या आ रही है, इसके ऊपर वाली स्टेट है 3t2g, उसके ऊपर वाली स्टेट है 3t1g, और उसके वाले ऊपर स्टेट है 3a2g, ठीक है। तो पहले ट्रांजिशन आपकी यहाँ से यहाँ हुई, दूसरी आपकी यहाँ से यहाँ हुई, तीसरी आपकी यहाँ से यहाँ हुई, ठीक है। अब हमें बताने ये हमारी है न्यू1, ये है न्यू2, और ये है न्यू3। जो हमारा डेल्टा नोट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 1, ये आपका थोड़ा सा, अगर मैं बताऊं यहाँ पे क्या होता है, अगर सेम स्पिन की आपकी सेम सिमेट्री की स्टेट आ जाए तो वो क्या हो जाती है, वो आपकी हल्की सी बेंड हो जाती है, ठीक है। तो इसका इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा तो ये आपकी कुछ इस टाइप से बेंड हो जाएगी, इसका इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो ये आपकी कुछ इस टाइप से आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो डेल्टा नोट जो आपका आएगा वो न्यू3 माइनस न्यू1 के इक्वल आएगा, ठीक है। आपको कुछ ये x वगैरह, कितना ये x नीचे गया, कितना ये x ऊपर गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा याद रखो कि जो न्यू3 माइनस न्यू1 होगा वो आपका डेल्टा नोट के इक्वल होगा, ठीक है। और ये आपका D2 या फिर D7, ठीक है, दोनों का सेम आएगा, D2 D7, ये आपका किसका है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। अब इसका टेट्राहेड्रल का कैसे आएगा, वो मैं D3 का करा दूंगा, D3 का कराऊंगा मतलब कि वो इसका उल्टा होगा, ठीक है, और वो इसके टेट्राहेड्रल के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके ट्रांजिशन न्यू3 माइनस न्यू1 आपकी क्या होंगी। हाँ, क्वेश्चन आपका किस टाइप से आता है, क्वेश्चन आपका यही आता है कि अगर आपका मान लो कोई भी D2 दे दिया उन्होंने, और उसके लिए बताओ जो ट्रांजिशन हो रही है उसमें ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म के साथ जो आपकी यहाँ से ग्राउंड क्रिस्टल फील्ड स्टेट क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेट आपकी 3t1g होगी, ठीक है, हाईएस्ट कौन सी होगी, और जो न्यू3 होगा वो किस किस के बीच में होगा, न्यू2 किस किस के बीच में होगा, डेल्टा नोट किस किस के डिफरेंस से आएगा, ठीक है। वो ये सब वैल्यू यहाँ से आपसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है आपका D3, ठीक है, नेक्स्ट है D3। D3 के लिए अगर मेरे को निकालना हो ये 0, तो ये तो आपका F ही हो जाएगा, 2s प्लस 1 कितना आएगा, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, यानी कि ये आपका आ जाएगा 4f, ठीक है। तो ये 4f हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या चलेगा, D2 और D3 एक दूसरे के क्या चलते हैं, इनवर्स चलते हैं, ठीक है, इनवर्स चलेंगे। तो अब की बार उसमें क्या था, उसमें T1g नीचे था, तो इसमें क्या आएगा, T1g ऊपर आएगा, उसमें A2g ऊपर था, तो इसमें क्या आएगा, A2g नीचे आएगा। तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4A2g,
ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा 4T2G, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आएगा 4T1G, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये वाला 4T1G, ठीक है। अब ये क्या है, सेम सिमेट्री के है, तो सेम सिमेट्री के होने की वजह से इनमें क्या हो जाती है, बेंड हो जाते हैं, ठीक है। सेम सिमेट्री होने की वजह से ये आप में क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ठीक है। 4T1G, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन होगी एक या न्यू 1 होगी वो आपकी ये होगी, न्यू 2 आपकी ये होगी, और न्यू 3 आपकी ये होगी, ठीक है। और जो इसमें डेल्टा नोट होगा, डेल्टा नोट आपका न्यू 1 के ही इक्वल होगा, डेल्टा नोट क्या होगा, न्यू 1 के ही इक्वल होगा, ठीक है। समझ गए, ठीक है। ये आपका P लिख सकते हो। चलो अब ये समझ गए ना। अगर इसको मैं लिखना चाहूं, G हटा दो तो ये आपका D2 टेट्राहेड्रल के लिए भी है, किसके लिए, D2 टेट्राहेड्रल के लिए भी, ठीक है। सिंपल सी चीज थी। उसके बाद एक और चीज आती है आपके बीच में। अब इसमें जो आपके ट्रांजिशन थी कहाँ से कहाँ हो रही थी, आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या थी, 4A2G थी, ये आपकी होगी 4A2G। उसके ऊपर थी आपकी कौन सी, 4T2G, ये आपकी होगी 4T2G, ठीक है। इसके ऊपर थी आपकी 4T1G, ठीक है। और इसके ऊपर थी आपकी 4T1GP, ठीक है। तो आपका न्यू 1 क्या हो गया, न्यू 1 ये हो गया, न्यू 2 आपका ये हो गया, और न्यू 3 आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। न्यू 1 आपका ये हो गया, ये आपका न्यू 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, न्यू 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैंने आपको काइनेटिक्स में पढ़ाया, यहाँ से अगर आपका कोई इस टाइप से आएगा, ये आपका क्या होता है, इंटरनल कन्वर्जन, IC, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक स्टेट होती है 2EG, ठीक है। और 2EG में अगर कोई आ रहा है तो उसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। अब यहां देखो, यहां इसकी स्पिन क्या है 2, इसकी स्पिन क्या है 4, यानी कि स्पिन क्या है, दोनों की अलग अलग है। तो अगर अलग अलग स्पिन के बीच में आपका कोई रेडिएटिव प्रोसेस हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसको फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, फॉस्फोरेसेंस होगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी स्पिन क्या है, अलग अलग है, स्पिन अलग अलग है, यानी कि ये क्या है, स्पिन फॉरबिडन है, ये ट्रांजिशन क्या है, स्पिन फॉरबिडन है, स्पिन फॉरबिडन है, यानी कि ये क्या लेगी, अपना अच्छा खासा टाइम लेगी ये ट्रांजिशन होने में, ठीक है। क्योंकि ये स्पिन फॉरबिडन है ना, रूल तो फॉलो कर नहीं रहेगी, तो ये क्या करेगी, अपना अच्छा खासा टाइम लेगी, ठीक है। ये ट्रांजिशन होने में अपना अच्छा खासा टाइम लेगी। अब यहाँ पे जब अगर ये टाइम लेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिजर्वायर, ठीक है। 2T2G को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिजर्वायर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन होती है उसको बोला जाता है रेड फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। उसको बोला जाता है रेड फॉस्फोरेसेंस, किसके केस में, D3 के केस में, D3 यानी कि Cr3 पॉजिटिव वजह से, Cr3 पॉजिटिव में अगर ये ट्रांजिशन हो रही है तो ये आपकी क्या हो जाती है, रेड फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। और अगर ये आपकी D6 लो स्पिन के केस में हो रही है, ठीक है, D6 लो स्पिन के लिए भी आपका सेम बनेगा, उसमें अगर आपकी ये ट्रांजिशन हो रही है तब इसको बोला जाता है ऑरेंज फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। तब इसको बोला जाता है ऑरेंज फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। समझ गए। तो मेन ये आपका क्वेश्चन इसी टाइप से आ जाता है कि जो रेड फॉस्फोरेसेंस होगी ना वो किस किस स्टेट के बीच में होगी, तो वो आपकी 2EG और 4A2G के बीच में होगी, ठीक है। ऑरेंज भी आपकी इन्हीं के बीच में होगी, लेकिन ऑरेंज आपके D6 लो स्पिन के लिए होता है और ये आपका D3 के लिए होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये थे आपके कुछ ऑर्गल डायग्राम्स जो आपको यहाँ से पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म में मेनली ये पैरा, डाई, फेरो, फेरी,
इन सब में मैं नहीं जा रहा, ये सब हम स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सभी को आते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ डायरेक्टली बात करूँगा मैं इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि न्यू इफेक्टिव। ठीक है, न्यू इफेक्टिव, जो भी आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी फ्री आयन का, वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात, जो भी आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपका दो जगह से आएगा। ठीक है, एक तो आपका आएगा स्पिन और उसके स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से। ठीक है, और एक आपका आएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल भी क्या कर रही है आपकी, क्या कर रही है, मूव कर रही है, रोटेशन कर रही है। ठीक है, स्पिन की वजह से भी जब भी आपके कोई भी चार्ज स्पीसीज होती है, ठीक है, चार्ज स्पीसीज आपकी रोटेट करते हैं तो वहाँ आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट आती है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स की वजह से भी आ रही है और जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं उसकी वजह से भी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारे दो केस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, अगर मेरे पास क्या है, फ्री आयन है। ठीक है, या मेरे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो न्यू इफेक्टिव किसके इक्वल होगा, न्यू इफेक्टिव आपको होगा रूट न्यू एसओ स्क्वायर प्लस न्यू एल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, न्यू एसओ स्क्वायर प्लस न्यू एल स्क्वायर, और जो आपका न्यू एसओ होता है वो किसके इक्वल होता है, रूट एन इंटू एन प्लस 2 के इक्वल भी होता है। एन आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और मैं अगर स्पिन की फॉर्म में बात करूं तो ये आपका आएगा रूट 4s इंटू एस प्लस 1। ठीक है, और जो न्यू एल होता है, न्यू एल आपका किसके इक्वल होता है, रूट एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, रूट एल इंटू एल प्लस 1। अब यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब एक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लिगेंड अटैच हो जाते हैं। लिगेंड अटैच हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को क्वेंच कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं उसकी ऑर्बिटिंग। ठीक है, ऑर्बिटिंग अगर उसकी रुक जाएगी तो इसके केस में क्या हो जाएगा, जो न्यू एल हो जाएगा वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, न्यू एल अगर 0 हुआ तो जो न्यू इफेक्टिव हुआ वो किसके इक्वल हुआ, वो न्यू एसओ के इक्वल हुआ। ठीक है, यानी कि वो किसके इक्वल हुआ, रूट 4s इंटू एस प्लस 1 या फिर रूट n इंटू एन प्लस 2। ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब अगर मैं करूं फ्री आयन की बात, फ्री आयन के केस में भी आपके पास दो चीजें आती हैं। एक तो आपकी फ्री आयंस में विदाउट एलएस कपलिंग। ठीक है, कोई भी एलएस कपलिंग नहीं है। एक आपकी क्या आ जाती है, विद एलएस कपलिंग। ठीक है, विदाउट एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग आपकी कहाँ नहीं होगी, जो आपके जैसे 3D सीरीज वगैरह हो जाती है। 3D सीरीज में आपकी कोई एलएस कपलिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे आपका जो न्यू इफेक्टिव होगा वो किसके इक्वल होगा, रूट 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस रूट एल प्लस एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, वो आपका इसके इक्वल होगा। ठीक है, और अगर आपकी एलएस कपलिंग है तो जो यहाँ पे आपके मेनली कौन से आते हैं, लेंथेनाइड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें आपके एक्सेप्ट क्या आएगा, SM3 पॉजिटिव आएगा और एक आपका EU3 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके केस में आपका क्या होगा, न्यू इफेक्टिव जो होगा वो आपका क्या आएगा, G इंटू रूट J इंटू J प्लस 1। ठीक है, ये क्या आएगा, G इंटू रूट J इंटू J प्लस 1, और G की वैल्यू क्या आएगी, G की वैल्यू आपकी आएगी 3/2 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 डिवाइड बाय 2J इंटू J प्लस 1। ठीक है, और J की वैल्यू आपको पता ही है, J की वैल्यू क्या आएगी, J की वैल्यू आपकी L प्लस S होती है अगर आपकी जो ऑर्बिटल है वो मोर देन हाफ फील्ड हो, और L माइनस S होती है अगर आपकी ऑर्बिटल हो लेस देन हाफ फील्ड हो। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, इतना हो गया, फ्री आयन का केस हो गया। अब देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स का केस। कॉम्प्लेक्स के केस में भी आपका क्या होता है, ठीक है, हमने मान लिया कि क्वेंचिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन क्वेंचिंग में रिलैक्सेशन भी तो हो सकती है।
ठीक है। क्वेंचिंग में अगर रिलैक्सेशन हो जाए तब आपका क्या होगा, दो टाइप से क्वेंचिंग में रिलैक्सेशन हो सकती है। एक तो आपकी एलएस कपलिंग हो जाए, ठीक है, एक तो आपकी वहां रिलैक्सेशन हो जाती है। एक अगर आपकी क्या हो, ग्राउंड स्टेट T1G या T2G अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है, तब भी आपकी क्या हो जाती है, इसमें क्वेंचिंग में क्या बोलते हैं, जो रिलैक्सेशन, तब भी आपकी क्वेंचिंग में रिलैक्सेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका न्यू इफेक्टिव आएगा, ठीक है, वो आपका ऑर्बिटल की वजह से यहाँ कंट्रीब्यूशन आएगा, न्यू इफेक्टिव ग्रेटर देन न्यू एसओ की इक्वल आएगा, ठीक है, न्यू इफेक्टिव इज ग्रेटर देन न्यू एसओ। उसके बाद अगर आपकी एलएस कपलिंग हो रही है, एलएस कपलिंग के केस में जो न्यू इफेक्टिव होगा, न्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू न्यू एसओ इंटू 1 माइनस अल्फा लैम्डा बाय डेल्टा नोट, 1 माइनस अल्फा लैम्डा बाय डेल्टा नोट, ठीक है। न्यू एसओ तो आपका जो स्पिन की वजह से है, ठीक है। अल्फा क्या होता है, अल्फा आपका कांस्टेंट होता है। अल्फा की वैल्यू अगर आपकी 4 आएगी, अगर ग्राउंड स्टेट आपकी क्या हो, ए से हो, अगर ग्राउंड स्टेट ए से हो। टेंशन मत लेना, अभी मैं सारा का सारा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। और अगर अल्फा की वैल्यू 2 कब होगी, अगर आपके ग्राउंड स्टेट क्या हो, ई हो, ठीक है। और जो लैम्डा है, लैम्डा आपका क्या कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी। डेल्टा नोट आपकी क्या है, स्प्लिटिंग है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, तो ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा था मैग्नेटिज्म का। अब इसमें बाई चांस जैसे मान लो यहाँ पे हमारा क्या आ जाए, D2 आ जाए, ठीक है। D2 के केस में अब मेरे को पता है D2 अगर मैं बनाना चाहूँ 1 2, तो +2 +1 0 -1 -2, तो 2 और 1 3, तो L की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। और S की वैल्यू क्या आएगी, S की वैल्यू 1/2 + 1/2 यानी कि 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लो, इसका न्यू इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, अगर मेरे पास मान लो मैंने ले लिया F1, ठीक है, कहाँ करूं, अगर मेरे पास है F1, ठीक है, F1 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए L की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, S की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। J की वैल्यू क्या आ गई, L - S, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो L - S यानी कि 3 - 1/2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5/2। J की वैल्यू क्या होगी, 5/2, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे S L और J की वैल्यू पुट करेंगे, G की वैल्यू आ जाएगी, G की वैल्यू यहाँ और J की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, न्यू इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी बात, ठीक है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कॉम्प्लेक्स के लिए क्या डेल्टा नोट नहीं निकाल सकते तुम, डेल्टा नोट आसानी से निकाल सकते हो। डेल्टा नोट हमें तुमने निकाल दिया, डेल्टा की वैल्यू तुम्हें दे दी, न्यू एसओ निकाल सकते हो ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकाल सकते हो ना। मान लो कुछ भी हो, जैसे आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो, जैसे कि Cr NH3 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, Cr3 पॉजिटिव आ रहा है, Cr3 पॉजिटिव यानी कि D3, ठीक है। D3 के क्या लिए डेल्टा नोट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी, n की वैल्यू भी पता, तो न्यू एसओ भी निकाल सकते हो आसानी से। न्यू एसओ की वैल्यू 3 × 3 + 2, ठीक है, न्यू एसओ भी आ जाएगा। अब बात करते हैं अल्फा की। अब ये क्या बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट E और A। D3 का केस अभी मैंने ऑर्गल डायग्राम पढ़ाए थे, ऑर्गल डायग्राम में D3 में जो ग्राउंड स्टेट थी वो क्या थी, कितना याद है, A थी ना। D3 का जब मैंने केस कराया था तो उसमें क्या था, एक ये और यहां से ये क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, ठीक है। ये क्या थी, ये A2G थी, ये T2G थी, ये T1G थी, ये T1GP थी,
ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट क्या है, ए है ना, ग्राउंड स्टेट ए है, तो अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू होगी वो आपकी 4 होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। और मान लो आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि जिसमें आपका क्या बन रहा है, D4 बन रहा है, ठीक है, D4 बन रहा है। D4 के लिए अब जो आपका ऑर्गल डायग्राम था वो कुछ यूं था, यहाँ E था, EG, यहाँ T2G, तो ग्राउंड स्टेट आपकी बार क्या है, E है, ठीक है, E है, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू आपकी 2 होगी, ठीक है। तो ये आपका सारा कच्चा चिट्ठा था मैग्नेटिज्म का, ठीक है। अब यहाँ से ये लगभग आपका चैप्टर ये खत्म है, आपका दूसरा लेक्चर खत्म हुआ। अब इसके बाद बचता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। अब अगर तुम्हारा मन है रिएक्शन मैकेनिज्म करने का तो मेरे को बता देना कमेंट वगैरह में, मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर कोई मन नहीं है करने का, क्योंकि वो मेरे को कई बार व्यू वगैरह से पता चल जाता है भाई कितना मन है कितना नहीं है, ठीक है। अगर मन नहीं है करने का तो फिर मैं भी थोड़ा आगे उसके लिए क्यों मेहनत करूं, उससे अच्छा मैं तुम्हें क्वांटम कराऊं, ठीक है। उससे अच्छा सीधा मैं अगला चैप्टर आपका क्वांटम शुरू करूं, क्योंकि टाइम भी अभी थोड़ा बचा है, और क्वांटम, फिजिकल स्पेक्ट्रम दोनों आपके बचे हैं, OMC बचा है, तो ये तीनों चैप्टर मैं आपके कवर कराऊंगा, ठीक है। अगर लेकिन फिर भी अगर मैं बोल रहा हूँ अगर करने का मन है तो ठीक है, कमेंट कर देना, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म भी करा दूंगा। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो आपका पार्ट ए है ना, पार्ट ए भी मैं आपका कराऊँ, ठीक है। क्योंकि पार्ट ए में देखो 15 क्वेश्चन है, 15 दूनी 30, 30 नंबर है, उसमें अगर 30 छोड़ो 20 नंबर निकाल रहे हो ना तो बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। तो पार्ट ए में कराऊंगा, तो उस हिसाब से अगर तुम्हें लग रहा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म हम छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा सर जरूरी बात नहीं है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म छोड़ के मैं पार्ट ए पे थोड़ा फोकस करूंगा, ठीक है। चलो ओके बाय।